क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, ये पायोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज करवाता है और टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ कॉज करवाता है। पायोजेनिक इन्फेक्शंस में क्या आते हैं, एंडोकार्डाइटिस आ जाता है, इनके हार्ट का इन्फेक्शन जो होता है, कंजक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, सेप्सिस और सीमिया कहते हैं ब्लड में, सेप्सिस इनके इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन कॉज करवाता है। मेटास्टेटिक अब्सेसिस, मेटास्टेटिक यानी कि जो स्प्रेड होता है, मेटास्टेटिक इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है बॉडी में, मेटास्टेटिक अब्सेसिस कॉज करवाता है, ऑस्टियोमालाइटिस कॉज करवाता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, निमोनिया कॉज कराता है और सेप्टिक आर्थराइटिस। टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ में कौन कौन से आती हैं, सबसे पहले आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को कह सकते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसका प्रोमिनेंट फीचर क्या है, इसमें वॉमिटिंग होती है और डायरिया, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट वॉमिटिंग है। फूड पॉइजनिंग हमारे पास किसकी वजह से होती है, इंटेरोटॉक्सिन की वजह से। फूड पॉइजनिंग कौन सा टॉक्सिन कहता है, इंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ आ जाती है टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, फीवर होता है, हाइपोटेंशन होती है, डिफ्यूज सनबर्न लाइक रैश, यानी कि इस तरह होता है कि जैसे सन बर्निंग की वजह से रैश बना हुआ है, तो इस तरह का रैश बन जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से। नेक्स्ट डिजीज़ है स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा था, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन की वजह से। एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन, इस सिंड्रोम में क्या होता है, फीवर होता है सबसे पहले, हाइपोटेंशन होती है, लार्ज बुले बुले यानी कि ब्लिस्टर्स को कहते हैं, छाले बन जाते हैं, और मैक्यूलर रैश, वहाँ रैश बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, रैश बन जाता है और वहाँ जो एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन है वो क्या करता है, स्किन को स्लफ कर देता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डेस्मोसोम्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, उनकी क्लीवेज कर देता है, स्किन सेपरेट हो जाती है, स्किन को स्लफ कर देता है और सीरस फ्लूइड एक्सुडेट हो जाता है वहाँ, यानी कि सीरस फ्लूइड जो होता है एक्सुडेशन हो जाती है। एक्सुडेशन भी एक फ्लूइड के अकोमुलेट होने को कहते हैं एक्सुडेशन। तो सीरस फ्लूइड जो होता है वहाँ अकोमुलेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारा कुछ स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम में होता है। बुलस इम्पेटेगो जैसे हमने पढ़ा था, ये भी एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन की वजह से होता है। इसमें लिप्स पे और चिन पे ना छाले बन जाते हैं। वेजिकल्स कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड, ऐसे वेजिकल्स बनते हैं जिनमें क्लियर फ्लूइड होता है। कैवासाकी डिजीज़ भी यही कॉज करवाता है, इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़्यादातर जो हार्ट जो होता है वो इन्फेक्ट होता है। मायोकार्डाइटिस कॉज करवाता है, यानी कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है वहाँ ये इन्फेक्शन कॉज करवाता है। मायोकार्डियटिस कॉज करवाता है एरिथमिया, यानी कि इरेगुलर जो हमारे पास हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, एरिथमिया कॉज करवाता है। एन्यूरिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज का एन्यूरिज्म कॉज करवाता है। एन्यूरिज्म कहते हैं बल्जिंग को, इनके ब्लड वेसल जो है वहाँ बल्ज हो जाती है, फूल जाती है, तो एन्यूरिज्म कॉज करवाता है वहाँ का। हाई फीवर कॉज, और जो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं यही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनमें हाई फीवर आता है। बाइलेटरल नॉन परुलेंट कंजक्टिवाइटिस, बाइलेटरल यानी कि दोनों आंखों में क्या होता है कि नॉन परुलेंट ऐसी कंजक्टिवाइटिस होता है जिसमें पस नहीं होती, नॉन परुलेंट कंजक्टिवाइटिस कॉज करवाता है। लेयंस ऑफ लिप्स एंड ओरल म्यूकोसा, लिप्स और ओरल म्यूकोसा यानी कि ओरल कैविटी जो है उसमें लेयंस बना देता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि सर्वाइकल जो हमारा नेक रीजन होता है उसमें लिम्फेडिनोपैथी कॉज करवाता है, वहाँ लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं सर्वाइकल रीजन में। इरिदमा हम कहते हैं रेडनिंग को, इरिदमा कॉज करवाता है। और एडिमा यानी कि वहाँ जो है वो फ्लूइड जो होता है वो कॉमुलेट हो जाता है, और हैंड्स और फीट में, वहाँ हैंड्स और फीट हमारे फूल जाते हैं, वहाँ रेडनिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। कवासाकी डिजीज़ की जो थेरेपी है वो क्या है, इसमें हम हाई डोज इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे में जो ग्लोबुलिन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन असल में हमारी एंटीबॉडीज़ है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्लस एस्प्रिन, ये दोनों मिला के देते हैं, जिसकी वजह से एस्प्रिन जो होती है वो फीवर को कम करती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बाकी जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनको जो है वो कम कर देती है। तो कवासाकी डिजीज़ की थेरेपी के लिए हम ये दो चीज़ें देते हैं। नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस इसकी क्या है, इसमें स्मेयर बनाते हैं, इसके थोड़ा सा इस बैक्टीरिया का पार्ट लेते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर जो है वो उसका एक हम स्मेयर बना लेते हैं, उसको स्लाइड पे फैलाते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई नज़र आते हैं। उनका कलर पर्पल नज़र आता है और ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। जब हम इसका कल्चर करते हैं, इनके कल्चर हम ब्लड एगर लेते हैं, उसको पेट्री डिश में डालते हैं, तो उसके ऊपर हम बैक्टीरिया की स्ट्रीकिंग करते हैं। तो जब हम उसको 48 आवर्स के बाद देखेंगे तो उसमें हमें गोल्डन येलो कॉलोनीज़ नज़र आएंगी, गोल्डन येलो कलर बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज़ नज़र आएंगी। बीटा हिमोलिसिस वहाँ शो हुई होगी, वहाँ एक एरिया बन जाएगा हिमोलिसिस का, वहाँ थोड़ी क्लियरिंग हो जाती है उस जगह, जैसे हिमोलिसिस अगर हुई हो ना वहाँ
इतनी सी ना क्लियर रीजन शो हो जाता है वहाँ, तो हमें पता चल जाता है यहाँ हेमोलिसिस हुई है। और कलर उनका गोल्डन येलो आता है। ये गोल्डन येलो कलर आता है ब्लड एगर पे, अगर हम ब्लड एगर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कोगुलेस पॉजिटिव होता है। कोगुलेस पॉजिटिव हमें किस तरह पता चलेगा, हम थोड़ा प्लाज्मा लेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ले लें या ह्यूमन का ले लें, तो प्लाज्मा में हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को डाल देंगे। तो क्या होगा कि अगर वो क्लोटिंग हो गई है उस प्लाज्मा की, तो मतलब उस बैक्टीरिया में कोगुलेज एंजाइम था जिसकी वजह से क्लोट हो गया प्लाज्मा। अगर हम इसको मैनिटोल सॉल्ट एगर के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी ये उस एगर को येलो टर्न कर देता है। किस तरह एगर येलो होता है, वो जो एगर होता है उसकी पीएच को लोअर कर देता है और उस मैनिटोल को जो है उसकी फर्मेंटेशन कर देता है। तो हमें पता चल जाता है अगर उसकी मैनिटोल की फर्मेंटेशन की हुई है कि नहीं। अगर उसका येलो कलर आ गया तो मतलब मैनिटोल फर्मेंट हो गया है। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इस स्क्रीनिंग के तौर पे हम यूज़ करते हैं स्टैफ ऑरियस में मैनिटोल सॉल्ट एगर को। कैटालाइज टेस्ट पॉजिटिव आता है इसका स्टैफ ऑरियस का। किस तरह, हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरिया की कॉलोनी लगाते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया हमने ऊपर स्प्रेड किया स्लाइड के ऊपर, और हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो उसके ऊपर ड्रॉप उसका एक डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर वो बैक्टीरिया कैटालिस प्रोड्यूसिंग है, अगर उस बैक्टीरिया में कैटालिस एंजाइम है, तो क्या होगा कि वो कैटालिस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा, उस स्लाइड में बबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बबल्स की वजह से हमें शो हो जाएगा कि ये कैटालिस एंजाइम इसमें था, तो इसका कैटालिस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसको हम कहते हैं AST, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स के इफेक्ट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमने पेट्री डिश ली थी, उसके ऊपर हमने स्ट्रिकिंग की थी बैक्टीरिया की। इस तरह हमने बैक्टीरिया की वाइल्ड रूप से उसके ऊपर स्ट्रिकिंग की, तो कुछ देर बाद उसकी जो है वो ग्रोथ हो गई, ये ग्रोथ हो गई, इधर ग्रोथ हो गई, ये ग्रोथ हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लगा के चेक करते हैं उसकी सेंसिटिविटी, कि ये बैक्टीरिया इस ड्रग के लिए सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हमें ड्रग्स की ना छोटे छोटे उन ड्रग्स ना पार्ट्स की फॉर्म में होती है, तो इस जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है उसके ऊपर हम ड्रग्स स्प्रेड कर देते हैं। तो हम कौन कौन सी ड्रग सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, वैंकोमाइसिन और पेनिसिलिन। जैसे पीछे हमने पढ़ा पेनिसिलिन की बहुत सारी टाइप है, मर्सा स्टेन है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, नेफिसिलिन रेजिस्टेंट, तो वो पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। वैंकोमाइसिन देखते हैं, और फिर अगर देखते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस है और किसकी सेंसिटिविटी है। अगर वो सेंसिटिव है उस ड्रग के अगेंस्ट, तो हमें इधर जोन ऑफ इनहिबिशन शो नहीं होगा। अगर वो उस ड्रग जो है वो उस बैक्टीरिया को किल कर देती है, जैसे ये बैक्टीरिया की कॉलोनी पड़ी है, तो साइड पे हमें ऐसे बाहर ना एक जोन नज़र आएगा गोल सा, तो उस जोन ऑफ इनहिबिशन को हम मेजर कर लेंगे, यानी कि इस हद तक उस ड्रग ने बैक्टीरिया को किल किया है। तो उसका जोन ऑफ इनहिबिशन जो है हम उसका डायमीटर मेजर करेंगे, और उस लिहाज से हम देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर एब्सेसिस हैं, कोई पस वगैरह, तो उसका हम जो है किस तरह हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ड्रेनेज कर सकते हैं उस एब्सेस की। अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, यानी कि पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में है, तो हम ओरल ट्राइमेथोप्रिम सल्फा और उसके ये भी दे सकते हैं, या ओरल वैंकोमाइसिन भी दे सकते हैं। ये सिस्टेमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर देती है। अगर ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन से वो किल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देते हैं, जो कि वो पेनिसिलिन जिनके ऊपर ये एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। तो वो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन कौन से होती हैं, नेफसिलिन होती है, क्लोक्सासिलिन होती है, सेफ्लोस्पोरिन होती है, और वैंकोमाइसिन। बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव पेनिसिलिन, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव पेनिसिलिन, जिसे हम कहते हैं मॉक्सिलिन, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है क्लेवोलेनिक एसिड, यानी कि वो पेनिसिलिन जो बीटा लैक्टमेज से किल हो जाती है और बीटा लैक्टमेज को जो इनहिबिट करती है पेनिसिलिन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो ये भी इफ़ेक्ट होता है, ये भी हेल्पफुल हो सकता है बैक्टीरिया को किल करने में। अगर मर्सा स्ट्रेन है या नर्सा, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस है और नेफसिलिन, बैक्टीरिया इन दोनों ड्रग से किल नहीं हो रहा, तो हम किस ड्रग की तरफ आ जाते हैं, वैंकोमाइसिन यूज़ करते हैं या डेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। अगर वो स्ट्रेन सिर्फ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए हम एक तो वैंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसके लिए सेफ्टारोलिन फोसेमाइल ये ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन अगर है हमारे पास, वैंकोमाइसिन के लिए कुछ
हद तक ही रेजिस्टेंट आती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वैंकोमाइसिन किल कर देता है बैक्टीरिया को। लेकिन अगर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस भी आ गया है तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, उसको डेप्टोमाइसिन देंगे, क्योंकि मार्केट में क्यूबिन के नाम से आती है। अगर ये सिंड्रोम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ तो उसकी हम किस तरह मैनेजमेंट करेंगे, उसमें फ्लूइड्स लगाएंगे, कुछ प्रेशर ड्रग्स देंगे या आइनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे, नेफ्सिलिन ड्रग दे सकते हैं, पूल्ड सीरम ग्लोबुलिन्स यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं ये दे सकते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक हम म्यूपिरोसिन यूज़ कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक ये बहुत कॉमन है क्लोरहेक्सिडिन, ये एंटीसेप्टिक स्किन एंटीसेप्टिक है, ये दे सकते हैं हम। कौन कौन से एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का कॉम्बिनेशन, म्यूपिरोसिन और क्लोरहेक्सिडिन। प्रिवेंशन हम किस तरह कह सकते हैं, हाइजीन का ख्याल रखें, यानी कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर करें, और जो हम सर्जरी वगैरह के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको प्रॉपर वो स्टेरिलाइज़ किया हो। इसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन नहीं है, इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और हाइजीनिक का ख्याल रखने से आप इस बैक्टीरिया से बच सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टैफ ऑरियस।